मैं लोकेश जैन आपका स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है जीवों में जनन। प्यारे बच्चों, पहले पार्ट में हमने ये जाना था कि अलैंगिक जनन क्या है और ये किन किन विधियों से संपन्न होता है। आज हम विशेष रूप से बात करेंगे लैंगिक जनन की। तो चलते हैं। प्यारे बच्चों, लैंगिक जनन यह अलैंगिक जनन से अधिक विकसित प्रकार का होता है। इसमें दो जनक भाग लेते हैं, जबकि हमने बात की थी अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है। बच्चों, इसमें समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन या विभेदीकरण द्वारा विशिष्ट जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें हम युग्मक कहते हैं। प्यारे बच्चों, जनन कोशिकाएं आगे अधिक विशिष्ट होकर युग्मकों में विकसित होती हैं। प्यारे बच्चों, इसमें विपरीत व्यवहार रखने वाले युग्मक एक दूसरे के पास पास आते हैं और ये युग्मक परस्पर संलयित हो जाते हैं। इसे युग्मक संलयन कहते हैं। प्यारे बच्चों, युग्मक संलयन को निषेचन भी कहा जाता है तथा इसके पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। यह युग्मनज उच्चतर जीवों में भ्रूण में विकसित होकर जीव के शरीर को बनाता है। तो इस तरह से यहाँ पर निषेचन होता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है एवं ये बना हुआ युग्मनज उच्चतर जीवों के अंदर भ्रूण में विकसित होता है। लेकिन अगर हम निम्नतर जीवों की बात करें तो उनमें युग्मनज का विकास अर्धसूत्री विभाजन से होता है। हम यहाँ पर उच्चतर जीवों की बात करेंगे तो यहाँ पर भ्रूण का विकास समसूत्री विभाजन से होता है। आगे देखते हैं। अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में अंतर। अलैंगिक जनन, इसमें केवल एक ही पैतृक या जनक भाग लेता है, जबकि उसमें दो जनक भाग ले रहे हैं। यहाँ पर युग्मनज का निर्माण सामान्यतः नहीं होता है, अगर होता भी है तो वो संलयित नहीं होते हैं, जबकि लैंगिक जनन के अंदर युग्मकों का निर्माण भी होता है और युग्मक संलयित भी होते हैं। यहाँ पर अगर हम तीसरा बिंदु देखें तो यहाँ पर है आनुवंशिक समानता या असमानता के आधार पर। प्यारे बच्चों, लैंगिक जनन के अंदर बनने वाले जो जीव हैं वो अपने पैतृकों से भिन्न होते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन के द्वारा बनने वाले जो जीव हैं वो अपने पैतृकों के समान होते हैं और इसी वजह से उन्हें हम क्लोन कहते हैं। तो यहाँ पर लैंगिक जनन के अंदर यहाँ लैंगिक जनन के अंदर बनने वाले जीव परस्पर भी समान नहीं होते हैं और अपने माता पिता के भी समान नहीं होते हैं, और जबकि यहाँ पर समानता पाई जाती है, क्लोन बनते हैं। अगले बिंदु की तरफ चलें तो प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन काफ़ी सरल होता है, तीव्र होता है। वहीं दूसरी ओर लैंगिक जनन में प्रक्रिया जटिल होती है और उसमें समय भी ज़्यादा लगता है। तो ये चार महत्वपूर्ण अंतर है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में। प्यारे बच्चों, आगे हम बात करें जीवन की प्रावस्थाओं की। फेज ऑफ लाइफ। प्यारे बच्चों, जीवन की प्रावस्थाओं को हम तीन समूह में विभाजित कर सकते हैं। यह है किशोरावस्था, जनन प्रावस्था, जीर्णता एवं मृत्यु। किशोरावस्था वो समय है जहां पर अभी तक लैंगिक अंगों का विकास नहीं हुआ है। कुछ समय पश्चात हार्मोन्स के प्रभाव के कारण या परिस्थितिवश लैंगिक अंगों का विकास होता है और जीव सक्रिय रूप से निषेचन में या प्रजनन में भाग लेता है। वहीं जो तीसरा पार्ट है वो है जीर्णता एवं मृत्यु। कुछ समय पश्चात जीव के विभिन्न जननांग और अन्य अंग शिथिल हो जाते हैं और शिथिल होने के साथ साथ उसके शरीर की उपापचय क्रियाएं भी धीरे धीरे शिथिल हो जाती है और अंततः बुढ़ापा आकर जीव की मृत्यु हो जाती है। तो पहली अवस्था है किशोरावस्था। प्यारे बच्चों, इसी किशोरावस्था को पादपों में हम कायिक प्रावस्था भी कहते हैं। जीव के जन्म के पश्चात लैंगिक परिपक्वता तक का समय किशोरावस्था कहलाता है। वहीं प्रजनन अवस्था, इस काल में जीव प्रजनन सक्षम बना रहता है और वह प्रजनन में भाग लेता है। तीसरा जीर्णता एवं मृत्यु। कुछ समय पश्चात प्रजनन क्षमता का ह्रास होता है एवं जीव की अंततः मृत्यु हो जाती है। तो ये तीन प्रावस्थाएं थी जीवन की, किशोरावस्था, जनन प्रावस्था और तीसरी है जीर्णता एवं मृत्यु। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं एक वर्षीय और बहुवर्षीय पादपों की। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो अपना जीवन काल बहुत कम समय में पूर्ण कर लेते हैं, एक मौसम में ही पूर्ण कर लेते हैं। वहीं कुछ पादप ऐसे होते हैं जो अपना जीवन काल एक से ज़्यादा मौसम में
पूर्ण करते हैं या कई सालों तक वो जीवित रहते हैं। तो हमने पादपों को 2 समूह में विभाजित किया है। कुछ पादप एक ही मौसम में अपना जीवन काल पूर्ण कर लेते हैं, इन्हें 1 वर्षीय पादप कहते हैं। और वहीं कुछ पादप अपना जीवन काल 1 से अधिक मौसमों में पूर्ण करते हैं, उन्हें बहुवर्षीय पादप कहा जाता है। प्यारे बच्चों, पादपों में होने वाले पुष्पन के आधार पर भी हम पादपों को विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने 2 समूह में विभाजित किया है, एकल पुष्पनीय पादप और बहुपुष्पनीय पादप। यानी कि एक पादप के जीवन काल में कितनी बार पुष्पन हो रहा है, 1 बार हो रहा है या 1 से अधिक हो रहा है, उसके आधार पर हमने यहाँ पर पादपों को विभाजित किया है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एकल पुष्पनीय पादप वो पादप होंगे जिनके जीवन में सिर्फ 1 बार ही पुष्पन होगा। अपने जीवन काल में केवल 1 बार ही पुष्पन करने वाले पादपों को एकल पुष्पनीय पादप कहते हैं, जैसे कि गेहूँ, बांस आदि। प्यारे बच्चों, जो किसान फसल लेते हैं, जैसे कि धान्य फसल है हमारी, गेहूँ, जौ, जवार, बाजरा, चावल, मक्का, ये पौधे कुछ ही महीनों तक जीवित रहते हैं। सामान्यतः 3 से 4 महीने इनका जीवन काल होता है, जीवन अवधि होती है, और उसमें वो 1 बार ही पुष्पन करते हैं। वहीं कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनका जीवन काल तो बहुत ज़्यादा है, समय बहुत लंबा व्यतीत करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें पुष्पन 1 बार ही हो रहा है। मैं यहाँ पर उदाहरण देना चाहूँगा आपको बांस के पौधे का, जिसमें कहा जाता है कि 100 साल के अंदर 1 बार ही पुष्पन होता है। आगे चलते हैं, बहुपुष्पनीय पादप। प्यारे बच्चों, बहुपुष्पनीय पादप नाम से पता चल रहा है कि इनके जीवन काल में कई बार पुष्पन होता है। अपने जीवन काल में 2 या 2 से अधिक बार पुष्पन करने वाले पादपों को बहुपुष्पनीय पादप कहते हैं। इसके उदाहरण हमारे पास है, बहुत अच्छा उदाहरण है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, नीला कुरेंजी। प्यारे बच्चों, आपको पता है इस साल दक्षिण भारत की पहाड़ियों के अंदर नीला कुरेंजी का पुष्प वापस खिला है। ये जो पुष्पन की प्रक्रिया है पूरे दक्षिणी भारत की नीलगिरी की पहाड़ियों में, वो 12 साल में 1 बार देखने को मिलती है। करोड़ों की संख्या में पुष्प वहाँ पर हैं, क्योंकि करोड़ों की संख्या में पौधे हैं, उनमें पुष्पन हो रहा है और 12 साल में 1 बार होता है। और ये सीज़न पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षक मौसम होता है, बहुत आकर्षक सीज़न है, जहाँ पर वो इन नीली पहाड़ियों को देखने जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये एक पुष्प है नीला कुरेंजी का, जिसका बायोलॉजिकल नेम है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। और ये उस पहाड़ी को दिखाया गया है, पूरी पहाड़ी आपको नीली दिखाई दे रही है, ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर लगती है। और इसी तरह यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है आम का पौधा, जो एक बार अपनी पूरी कायिक प्रावस्था प्राप्त करने के बाद जब उसमें जनन प्रावस्था में प्रवेश करता है, तो इसमें हर साल पुष्पन होता है और हर साल ये फल देता है। इसी तरह बच्चों, उच्चतर जंतुओं में लैंगिक सक्रियता की अगर हम बात करें, तो उच्चतर जंतुओं जैसे कि स्तनधारी प्राणियों को लैंगिक सक्रियता के आधार पर हम 2 समूह में विभाजित कर सकते हैं। एक है मौसमी प्रजनक और दूसरे हैं सतत प्रजनक। मौसमी प्रजनक कौन है? ये वो स्तनधारी हैं जिनमें मधुचक्र प्रदर्शित होता है। प्यारे बच्चों, इस चक्र के दौरान मादाओं में ऋतुस्राव नहीं होता है, एवं जब ये जीव जंगलों में स्वतंत्र रूप से रहते हैं, तब केवल विशेष मौसम में ही लैंगिक रूप से सक्रिय होकर प्रजनन करते हैं। और इसके उदाहरण हैं बिल्ली, शेर, गाय आदि। इसी तरह दूसरे प्रजनक हैं सतत प्रजनक। प्यारे बच्चों, सतत प्रजनक नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें एक बार जनन प्रावस्था विकसित होने के बाद ये लगभग सभी मौसम के अंदर प्रजनन सक्रिय बने रहते हैं। ये वो स्तनधारी जीव हैं जो कि प्रजनन प्रावस्था काल में हमेशा प्रजनन सक्रिय बने रहते हैं, जैसे कि बंदर, कपी एवं मनुष्य। प्यारे बच्चों, मनुष्य जैसे प्राणी जैसे कि कपी और हम बंदरों की बात करें, इनमें मादाओं में लैंगिक परिपक्वता आने के पश्चात ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाता है, जिसे कि हम रजोदर्शन कहा जाता है। यानी कि प्रथम बार जो ऋतुस्राव शुरू होता है उसे हम कहते हैं रजोदर्शन। ये रजोदर्शन पाया जाता है प्राइमेट्स के अंदर, जिसके उदाहरण है बंदर, कपी, मनुष्य जैसे जीव। प्यारे बच्चों, इस चक्र में हार्मोन के प्रभाव से मादाओं में विभिन्न परिवर्तन आते हैं और इस चक्र का समय मनुष्यों में 28 दिन का होता है। तो ये था हमारे इस चैप्टर का सार, जिसमें हमने बात करी कि लैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन के अंदर क्या क्या विशेषताएं, उसके गुण हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है, और इससे संबंधित कुछ विशेष शब्दावलियों के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त करी। प्यारे बच्चों, अब हम तीसरे पार्ट की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि लैंगिक जनन की जो घटनाएं हैं
वो कौन कौन सी हैं और उनको किस क्रम से देखा जाता है। तो ये था हमारा वीडियो 2। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।